नमस्ते, मैं हूं शशि और आपका स्वागत है शशि द एजुकेटर में। भारतीय संविधान केवल कानूनों का एक संग्रह नहीं बल्कि एक जीवन दस्तावेज है जो भारत के हर नागरिक के जीवन की नींव रखता है। हम अक्सर इसके शुरुआती हिस्सों को पढ़ते हैं, लेकिन आज हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के दरवाजे खटखटाएंगे। आर्टिकल 31 से 40 तक ये वो प्रावधान हैं जो एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करते हैं। ये सीधे तौर पर अदालतों द्वारा लागू भले न हो, लेकिन ये सरकारों के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार। हमारी यात्रा शुरू होती है आर्टिकल 31 से, जो कि अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। जी हाँ, मूल संविधान में यह संपत्ति का अधिकार था। यह नागरिकों को उनकी संपत्ति से मनमाने ढंग से वंचित होने से बचाता था, लेकिन देश के विकास और भूमि सुधारों के लिए सरकार को कई बार निजी संपत्ति अधिग्रहित करनी पड़ती थी। इसी वजह से ये आर्टिकल सरकारों के लिए एक बड़ी बाधा बन रहा था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर आर्टिकल 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब आपकी संपत्ति आपसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही ली जा सकती है, मनमाने ढंग से नहीं। ये बदलाव भारत की सामाजिक आर्थिक न्याय की यात्रा में एक मील का पत्थर था। तो आर्टिकल 31 आज मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले बात आर्टिकल 32 की, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। ये क्या करता है? अगर कोई भी चाहे, वो पुलिस हो, सरकार हो या कोई संस्था, आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो आर्टिकल 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर देता है। आपको छोटी अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों की सीमा। अनुच्छेद 33 सरकार को यह अधिकार देता है कि वह देश की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ विशेष बलों के मौलिक अधिकारों पर सीमा लगा सके। ये विशेष बल हैं भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसी। इन बलों के सदस्यों को अनुच्छेद 19 के सभी अधिकार पूरी तरह से नहीं मिलते, जैसे हड़ताल करना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना या यूनियन बनाना। इसका उद्देश्य है कि सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन बना रहे और देश की एकता व अखंडता सुरक्षित रहे। याद रखें कि ये मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय हित में उन पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ और पाबंदियां। बात करते हैं आर्टिकल 34 की। यह आर्टिकल तब काम आता है जब देश की किसी इलाके में मार्शल लॉ यानी सेना का शासन लगा हो। यह अलग क्यों है? जब किसी जगह दंगे या विद्रोह इतने बढ़ जाएं कि पुलिस नाकाम हो जाए, तब सेना वहां कानून व्यवस्था संभालती है। आर्टिकल 34 कहता है कि ऐसी स्थिति में संसद कानून बनाकर उस इलाके के लोगों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है। साथ ही सेना ने अधिकारियों द्वारा शांति व्यवस्था बनाने के लिए किए गए कामों को कानूनी सुरक्षा भी दी जाती है।
यह आर्टिकल देश की सुरक्षा और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करता है। बात करते हैं अनुच्छेद 35 की। कानून बनाने की इकलौती शक्ति, संसद का विशेष अधिकार। आर्टिकल 35 जो बहुत ही पावरफुल है, यह आर्टिकल ये तय करता है कि मौलिक अधिकारों पर कानून कौन बनाएगा। यह आर्टिकल साफ कहता है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए या उनमें सजा तय करने के लिए कानून बनाने की शक्ति सिर्फ देश की संसद के पास है। भारत के किसी भी राज्य की विधानसभा इन पर कानून नहीं बना सकती। ऐसा क्यों? ताकि पूरे भारत में कानून एक जैसा रहे। जैसे अगर छुआछूत के लिए सजा तय करनी है तो वो सजा पूरे भारत में एक समान होगी, क्योंकि उसे संसद ने आर्टिकल 35 के तहत बनाया है। अब हम प्रवेश करते हैं संविधान के चौथे भाग में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो आदर्श हैं जिन्हें राज्य यानी सरकार को कानून बनाते समय और नीतियां लागू करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये नैतिक आदेश हैं जो भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं। आर्टिकल 36 यह बताता है कि राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय प्राधिकरण और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण। यह परिभाषा डीपीएसपी को लागू करने की जिम्मेदारी तय करती है। आर्टिकल 37 यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी आप इनके उल्लंघन के लिए सीधे अदालत नहीं जा सकते। लेकिन यह भी कहा गया है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह इन सिद्धांतों को लागू कर सके। इसका मतलब है कि इन्हें लागू करना सरकार की नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है, भले ही इसके लिए अदालती दबाव ना हो। यह डीपीएसपी की गैर न्यायोचित प्रकृति को स्पष्ट करता है। आर्टिकल 38 डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर। आर्टिकल 38 डीपीएसपी का हृदय है। यह कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ये कहता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। मतलब नंबर 1 सामाजिक न्याय, समाज के किसी भी वर्ग के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो। नंबर 2 आर्थिक न्याय, धन और संसाधनों का वितरण इस तरह से हो कि कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित न हो और सभी को आजीविका के समान अवसर मिले। थर्ड राजनीतिक न्याय, सभी नागरिकों को शासन में भागीदारी के समान अवसर मिले। इस आर्टिकल में 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए एक और खंड जोड़ा गया, जो कहता है कि राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों तथा विभिन्न क्षेत्रों में समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यह सरकार को गरीबों और वंचितों के लिए विशेष नीतियां बनाने का जनादेश देता है। आर्टिकल 39 आजीविका और संसाधनों का वितरण। आर्टिकल 39 डीपीएसपी का एक और बहुत ही विस्तृत और महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के कई पहलुओं को छूता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वह अपनी नीतियों को इस प्रकार निर्देशित करे। पहला, पर्याप्त आजीविका का अधिकार। सभी नागरिकों को, चाहे पुरुष हो या महिला, को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण भूख या अभाव का शिकार ना हो। सेकंड, सामुदायिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और निरंतर इस प्रकार वितरित हो कि वह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो। यह समाजवादी आदर्शों को दर्शाता है, जहां संसाधनों का केंद्रीकरण ना हो। थर्ड,
धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण सामान्य हित के प्रतिकूल ना हो, यानी कुछ ही लोग बहुत अमीर न बन जाएं और बाकी गरीब रहें। 4. पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, यह लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 5. श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति की सुरक्षा। श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता के कारण नागरिकों को ऐसे व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर ना किया जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। 6. बच्चों और युवाओं का शोषण से बचाव। बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और उन्हें शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए। यह प्रावधान बच्चों के अधिकारों की रक्षा का आधार है। यह बाद में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 39A मुफ्त कानूनी सहायता और पंचायतों का गठन। अब आते हैं 2 और बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल पर। आर्टिकल 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह ऐसी कानूनी प्रणाली संचालित करे जो सभी को समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करे और विशेष रूप से आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए। इसके लिए राज्य निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करेगा। यह गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था जिसने लीगल एंड सिस्टम की नींव रखी। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का विचार है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 ने इस आर्टिकल को मूर्त रूप दिया और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। डीपीएसपी की आलोचना और महत्व। दोस्तों, डीपीएसपी की आलोचना भी हुई क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, यानी इन्हें लागू न करने पर सरकार को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ आलोचकों ने इन्हें अच्छी सलाह या साधुओं के उद्देश्य कहकर खारिज कर दिया, लेकिन इनका महत्व अविश्वसनीय है। पहला, गाइडिंग लाइट। ये सरकारों के लिए एक नैतिक और संवैधानिक निर्देश है। दूसरा, जनमत का आधार। ये जनमत को आकार देते हैं और सरकारों पर दबाव बनाते हैं कि वे कल्याणकारी नीतियां बनाएं। तीसरा, आधारभूत अधिकार। कई डीपीएसपी समय के साथ कानून बन गए हैं, जैसे मुफ्त कानूनी सहायता, पंचायती राज या मौलिक अधिकारों का हिस्सा बन गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। चौथा, व्याख्या का आधार। अदालतें मौलिक अधिकारों और कानूनों की व्याख्या करते हैं समय डीपीएसपी को भी ध्यान में रखती है। उदाहरण के लिए मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, समान वेतन अधिनियम, ये सभी डीपीएसपी से प्रेरणा लेकर बनाए गए कानून हैं। डीपीएसपी के बिना हमारा संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज होता, लक्ष्यों और आकांक्षाओं का नहीं। तो दोस्तों, आर्टिकल 31 से 40 तक संविधान के ये प्रावधान हमें सिर्फ कानून नहीं सिखाते, बल्कि सरकार का कर्तव्य और एक आदर्श समाज की परिकल्पना भी सिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारा संविधान केवल एक कानूनी किताब नहीं, बल्कि एक बेहतर भारत का सपना है, जिसे साकार करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक जागरूक नागरिक ही इस सपने को सच कर सकता है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझ सकें। आपके एक शेयर से हमारा ज्ञान का यह मिशन और मजबूत होता है। कमेंट करके बताएं कि संविधान का कौन सा आर्टिकल आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और आप आगे किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे।